हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रेप स्मार्ट हब में स्वागत है। आरटीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम SOLDC 2023 एग्ज़ाम में पूछे गए आरटीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आरटीआई के कुल 19 क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, जिसको हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि द ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और ऑफिसेज अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट इज नोन एज। इसमें दिया हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा सभी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में जो CPIO को जो ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, वो कौन सा ऑफिसर होता है। तो वो कौन सा ऑफिसर होगा? अपीलेट अथॉरिटी तो होगा नहीं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी नहीं होगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन भी नहीं होगा। असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन क्यों नहीं होगा? तो ये इसलिए नहीं होगा कि ये जो है सब डिविजनल लेवल पे और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंट किया जाता है किस लिए? आरटीआई एप्लीकेशन को रिसीव करने के लिए। इसका काम सिर्फ रिसीव करना और आरटीआई एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करना है CPIO को, ना कि इन्फॉर्मेशन देना। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, जो भी ऑल देख रहे हैं वो या ऑफिसेज हैं, उसमें CPIO का अपॉइंटमेंट होता है, यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? C होगा। इसका आंसर क्या होगा? C होगा। हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें है अंडर आरटीआई एक्ट 2005 द ग्राउंड्स फॉर ए कंप्लेंट कुड बी, यानी कंप्लेंट का ग्राउंड क्या हो सकता है। आरटीआई एक्ट 2005 के अंदर कंप्लेंट का ग्राउंड क्या दिया हुआ है? तो ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 18 से। तो उसमें जो ग्राउंड दिया हुआ है, क्या क्या ग्राउंड है? तो जो है अनरिजनेबल अमाउंट अगर CPIO मांगता है तो उसके अगेंस्ट भी वो कंप्लेन कर सकता है, और इनकम्प्लीट और फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है उसके अगेंस्ट भी वो कंप्लेन कर सकता है, और एनी मैटर रिलेटिंग टू रिक्वेस्टिंग और ऑब्टेनिंग एक्सेस टू रिकॉर्ड्स रहेगा उसके अगेंस्ट भी वो क्या कर सकता है? कंप्लेन कर सकता है। अगर जो है उसे क्या एक्सेस टू रिकॉर्ड्स का अगर डिनाई किया जाता है तो उस केस में भी वो क्या कर सकता है? कंप्लेंट CIC को SIC को कर सकता है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही क्या है? सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें है सेक्शन 41B11 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 स्टेट्स दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश, यानी आरटीआई एक्ट 2005 के 41B के 11 के हिसाब से जो है पब्लिक अथॉरिटी को कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन पब्लिश करना नेसेसरी है। जो सुओ मोटो डिस्क्लोजर है उसकी बात हो रही है। जो 41B में जो दिया हुआ है 16 तरह के स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करना, उसमें 11 में कौन सा इन्फॉर्मेशन को पब्लिश करने की बात कही गई है? तो उसमें है कि बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी, ये भी है, पहला भी है, द प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर ये भी है, और रिपोर्ट्स ऑन डिसबर्समेंट मेड ये भी है। तो ये तीनों जो है इसमें है, बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी भी है, प्रोपोज एक्सपेंडिचर भी आएगा, रिपोर्ट्स ऑन डिसबर्समेंट मेड भी आएगा, तीनों है। तो इसका जो है 1 2 3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विथ ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, कि पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशन रहेगा, वो कौन सा सेक्शन जो है डील करता है? तो सेक्शन 41 है। सेक्शन 41 में ही दिया हुआ है कि पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर
क्या होगा, ऑब्लिगेशन होगा कि वो जो 16 तरह का जो सुओ मोटो इन्फॉर्मेशन है उसको क्या करना है, उसको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, उसके 4(1)(b) में, उसके अलावा जो है C(d) में भी जो है ना जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको भी डिस्क्लोज करना है। यानी 4(1) में जो भी मेंशन किया हुआ है इन्फॉर्मेशन के बारे में उस सारा इन्फॉर्मेशन को CPIO को क्या है, पब्लिश करना है, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है पब्लिश करने का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा C। और सेक्शन 6 में क्या है, तो सेक्शन 6 में जो दिया हुआ है कि हाउ टू फाइल RTI एप्लीकेशन, कि RTI एप्लीकेशन किस तरह से फाइल करना है। ठीक है, और जो है RTI एप्लीकेशन फाइल किया गया है और किसी और से पर्टेन करता है तो उसको ट्रांसफ़र करना है, वो भी दिया हुआ है। इसी में दिया हुआ है कि कोई रीजन्स वगैरह नहीं देनी है, सिर्फ जो है कॉन्टेक्ट करने के लिए जो एड्रेस चाहिए वही है। सेक्शन 7 में जो है कितने टाइम लिमिट में इन्फॉर्मेशन देना है CPI को उसका मेंशन है। सेक्शन 8 में एग्जाम्पशन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका 4 का क्या हो जाएगा, C आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या है, अगला क्वेश्चन 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ RTI एक्ट 2005 डील्स विथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कि जो है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन को कौन सा सेक्शन जो है डील करता है। तो सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता ही है कि इसमें क्या है, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है। और सेक्शन 16 जो है ना 12 से लेकर 12, 13, 14 ये CIC से संबंधित है। और जो है 12, 13, 14 किससे संबंधित है, CIC से। और 15, 16, 17 किससे है, तो SIC से। तो ये तो SIC वाला है। ठीक है, और सेक्शन 14, 15 किससे है, सेक्शन 14 और 15 जो है, सेक्शन 14, 15 भी नहीं होगा, सेक्शन 12, 13 होगा। ये सेक्शन 12 में ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC दिया हुआ है। और 13 में जो है टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ जो भी है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में दिया हुआ है। यानी ये जो इसमें जो है सिर्फ 12 रहता तो 12 होता, लेकिन 12, 13 दिया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका D। ठीक है, 12, 13, 14, 14 जो है ना 14, 15 जो है SIC से संबंधित है, ये भी नहीं होगा। तो हमारा जो क्या होगा 12 एंड 13 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम ये 14 सेक्शन 14 में क्या दिया हुआ है, सेक्शन 14 में रिमूवल है, रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 15 में SIC का कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट टू इन्फॉर्मेशन इंक्लूड्स द राइट टू। ये कहाँ से लिया गया है, तो ये जानते हैं किससे है, टू जो 2 सेक्शन 2 है, 2 में जो डेफिनीशन दिया हुआ है वहीं से डेफिनीशन से क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या क्या कौन कौन सा राइट आता है, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में इंस्पेक्ट वर्क्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ये भी आता है। टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट्स और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ये भी आता है। टेक सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल भी आता है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट, डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स और इन एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड थ्रू प्रिंट आउट ये भी आता है। तो इसमें क्या है, सारा आता है। तो 1, 2, 3, 4 यानी जो D नंबर है ये D नंबर है, वो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D नंबर, यानी 4 नंबर जो भी है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ABCD कर लीजिए, ABCD, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, D नंबर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज अंडर RTI एक्ट 2005 इंक्लूड, यानी RTI एक्ट 2005 के अंदर CPIO के ऊपर कौन कौन सा ऑब्लिगेशन है, पब्लिक अथॉरिटीज के ऊपर कौन कौन सा ऑब्लिगेशन है उसको देखेंगे। तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है, इट सेल्फ पब्लिश द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज, ये सही है। इट सेल्फ पब्लिश द प्रोसीजर्स फॉलोड इन इट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इंक्लूडिंग चैनल ऑफ सुपरविजन एंड अकाउंटेबिलिटी, ये भी सही है। ये भी ऑब्लिगेशन है। इट सेल्फ पब्लिश द नॉर्म सेट बाय इट फॉर डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शंस, ये भी जो है
क्या है उसका ऑब्लिगेशन है कि जो है वो जो भी नॉर्म्स सेट कर रखा है फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए उसको पब्लिश करेगा। फिर अगला है इट शेल पब्लिश द रूल्स रेगुलेशंस इंस्ट्रक्शंस मैनुअल्स एंड रिकॉर्ड्स यूज्ड बाय इट्स एम्प्लॉइज फॉर डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस। यानी पब्लिक अथॉरिटी जो है जिस रूल के तहत जो है उसका एम्प्लॉय जो है फंक्शंस को डिस्चार्ज करता है वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को भी क्या करना है, पब्लिश करना है। तो ये भी सही है। और इट शेल नॉट पब्लिश द स्टेटमेंट ऑफ कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट हेल्ड बाय इट और अंडर इट्स कंट्रोल। ये क्या है, स्टेटमेंट गलत है। बोल रहा है कि कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के स्टेटमेंट को पब्लिश नहीं करना है, जो कि गलत है, ये भी करना है। तो हम ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो 1 2 3 4 जो है आंसर हो जाएगा 1 2 3 4, यानी क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट जो है नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्हाट आर द इंफॉर्मेशन नॉट ओपन टू डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई एक्ट 2005। ये कहाँ से क्वेश्चन उठाया है, ये उठाया है सेक्शन 8 से, जिसमें क्या दिया हुआ है जो है जो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करना है उसके बारे में दिया हुआ है। तो यही इसमें है कि कौन कौन सा यही इसमें इसी क्वेश्चन में है, डिस्क्लोजर ऑफ व्हिच would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, security, strategic, scientific or economic interest of the state, or relations with foreign states, or lead to incitement of an offense। यानी इसमें जो है ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से सॉवरेंटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को हानि पहुंचेगा, सिक्योरिटी, स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को खतरा होगा, और जो है फॉरेन रिलेशन को क्या होगा, हानि पहुंचेगा, और जो है ऐसा और या जिस इंफॉर्मेशन के डिस्क्लोज करने से हिंसा भड़क सकती है, अपराध भड़क सकता है, तो उस तरह के इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है। ये सही है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन विच है एक्सप्रेसली फॉरबिडन टू बी पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ और ट्रिब्यूनल और द डिस्क्लोजर ऑफ विच में कंस्टिट्यूट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। यानी ऐसा इंफॉर्मेशन जिसमें क्या है किसी कोर्ट ने क्या किया है उस इंफॉर्मेशन को वो मना किया हुआ है डिस्क्लोज करने से, या किसी ट्रिब्यूनल ने मना किया हुआ है, या उसके डिस्क्लोज करने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, तो वो भी डिस्क्लोज नहीं करना है। तो ये भी जो है क्या है, सही है। इन्फॉर्मेशन द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड कॉज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। यानी ऐसा इन्फॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोज करने से पार्लियामेंट के प्रिविलेज का या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज का क्या होता है, ब्रीच होता है, उल्लंघन होता है, तो वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं करना है। ये भी सही है। इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ ए थर्ड पार्टी। तो ये भी क्या किया गया है, मना किया गया है डिस्क्लोज करने से। तो ये चारों जो है स्टेटमेंट सही है। और आपको पता है किस में दिया हुआ है, 8.1 के ए में है दिया हुआ, फिर जो है बी में है, सी में है, डी में है। इसका जो है ना, मैंने जब अपना इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाया था, तो उसमें जो है ना, उसमें जो है इसका जो है एक्रोनिम बनाया था SCPC, उसके बाद है FR। यानी एस से सॉवरेंटी इंटेग्रिटी वाला है, दूसरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, तीसरा पार्लियामेंट्री प्रिविलेज है, और चौथा क्या है, कॉन्फिडेंशियल कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है। तो इस तरह से इसको याद रखने के लिए बनाया था। तो आप देख लीजिए, वही सॉवरेंटी इंटेग्रिटी पहले ए में आ गया, बी में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आ गया, और सी में प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट हो गया। तो ये सी में दिया हुआ है 8.1 के सी में, और डी में जो है क्या है, कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस है, तो वहीं से उठाया है। तो बिल्कुल जो है इसमें क्या है, 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी व्हाट आर द इंफॉर्मेशन नॉट ओपन टू डिस्क्लोजर अंडर आरटीआई 2005। तो सभी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 डील्स विथ एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। आप देख लीजिए, अभी सेक्शन 8 से पिछला क्वेश्चन भी था और ये तो सेक्शन ही पूछ लिया। तो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 8 में ही क्या है, एग्जेम्पशन दिया हुआ है। सेक्शन 9 में क्या है? तो कॉपी राइट है, क्या है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपी राइट सबसिस्टिंग इन अ पर्सन, ये दिया हुआ है। 11 में थर्ड पार्टी, और सेक्शन 7 में क्या है, टाइम लिमिट है, इन्फॉर्मेशन को कितने दिन में देना है वो। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर है। विच ऑफ द फ्लोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 अलाउज अ सेंट्रल और स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than state। तो ये जो है आपको अभी मैंने बताया है किस में है, सेक्शन 9 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। जो है कॉपीराइट जो है किसी पर्सन के कॉपीराइट के इन्फ्रिंजमेंट से संबंधित जो है ना इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो किस में दिया हुआ है? सेक्शन 9 में दिया हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 8 में क्या है? एग्जेम्प्टेड इन्फॉर्मेशन है। 10 में क्या है? सेवरेबिलिटी है। 11 में क्या है? थर्ड पार्टी है। आगे देखेंगे हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F ऑफ आरटीआई 2005 इंक्लूड। आप देख रहे हैं जो भी एग्जाम एलडीसी का एग्जाम है उसमें डेफिनेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डेफिनेशन कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या है कि इंफॉर्मेशन जो सेक्शन 2F में दिया हुआ है उसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो उसमें रिकॉर्ड भी इंक्लूड है, ओपिनियंस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है। यहाँ ओपिनियंस का मतलब वो ऐसे ओपिनियंस नहीं है कि हमारा सीपीआई का क्या ओपिनियंस है या जो है किसी ऑफिसर्स का क्या ओपिनियंस है। ओपिनियंस जैसे कोई राइटिंग में, जैसे डीओपीटी ने अपना कोई ओपिनियंस दिया है, राइटिंग में दिया है, तो वो राइटिंग में अगर जो है कोई ओपिनियंस है तो उस ओपिनियंस की बात हो रही है। रिकॉर्ड्स भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है। तो इसमें जो है ABC सभी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 2 3 हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर में क्या है? विच वन ऑफ दी फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ आरटीआई 2005 डील्स विथ सेवरेबिलिटी। फिर आ गया एक क्वेश्चन जो है अभी आप देखे होंगे, एक क्वेश्चन 24 के एग्जाम में भी पूछा है और 23 के एग्जाम में भी पूछा है, रिपीट हुआ है। बहुत सारा क्वेश्चन जो है 5 से 7 क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस करके सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है। जो 23 में भी पूछा गया था, 24 में भी पूछा गया है अभी। तो इसमें क्या है? सेवरेबिलिटी तो किस में है? सेक्शन 10 में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सेक्शन 11 में थर्ड पार्टी, सेक्शन 9 में इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट और सेक्शन 12 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CIC। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है 13 नंबर। द आरटीआई एक्ट 2005 स्टिपुलेट्स that a public authority should transfer an RTI application or a part thereof to another public authority if the application or a part thereof it pertains to information held by another public authority, the subject matter of which more closely connected with the functions of another public authority। बेसिकली इसमें ये दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? तो सेक्शन 6 के सब सेक्शन 3 से ये क्वेश्चन उठाया है, जिसमें दिया हुआ है कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास कोई ऐसा आरटीआई एप्लीकेशन आ गया है जो उससे पर्टेन नहीं करता है, किसी और पब्लिक अथॉरिटी से पर्टेन करता है। ठीक है, या उसका जो सब्जेक्ट मैटर है किसी और पब्लिक अथॉरिटी से क्लोजली कनेक्टेड है। तो उस केस में क्या करेगा? जो पब्लिक अथॉरिटी है उस एप्लीकेशन को अनदर पब्लिक अथॉरिटीज को क्या कर देगा? फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, या जो है अगर पार्शियली अगर पर्टेन करता है तो भी फॉरवर्ड करेगा। तो इसमें जो है ना आंसर हेल्ड बाय अनदर पब्लिक, ये भी सही है। और द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शंस ऑफ अनदर पब्लिक अथॉरिटी, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर जो है बोथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका?
सी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं 24 में रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन 24 में भी पूछा है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला हमारा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द सेक्शन 2H ऑफ द RTI एक्ट 2005। पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड। इसमें दिया हुआ है कि जो है सेक्शन 2H में जो पब्लिक अथॉरिटी का जो डेफिनीशन दिया हुआ है वो उसके हिसाब से जो है ना कौन सा स्टेटमेंट नीचे सही है। पब्लिक अथॉरिटी कौन सा जो बॉडी इंस्टीट्यूशंस मतलब कौन होगा, तो पब्लिक अथॉरिटी का मतलब है कि ऐसा अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया है, या पार्लियामेंट के किसी लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, या स्टेट लेजिस्लेचर के किसी लॉ के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है, या एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के किसी नोटिफिकेशन या ऑर्डर के द्वारा क्या किया गया है, इस्टेब्लिश किया गया है, या कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है। तो ये सारा जो है ना पब्लिक अथॉरिटी के लिए स्टेटमेंट जो भी है ये सब सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। यानी ऐसा कोई भी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्टेब्लिश किया गया है तो वो बॉडी जो है ना पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो ये क्या है, पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पार्लियामेंट ने अगर किसी लॉ के द्वारा, मान लीजिए जैसे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है RTI का, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, तो उसको पार्लियामेंट के लॉ ने इस्टेब्लिश किया है तो वही पब्लिक अथॉरिटी हो जाएगा। स्टेट लेजिस्लेचर इस तरह से जो है ये हो गया। ठीक है, और इस तरह से जैसे डी में नोटिफिकेशन के द्वारा, जैसे तो जो पहले था ये प्लानिंग कमीशन, तो वो जो है रिजोल्यूशन के द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ था तो भी पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा। तो इस तरह से जो है ना हमारा क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको मैं बता दूं कि अगर आप जो है हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मैंने RTI के ऊपर टोटल 15 वीडियोज बनाए हैं, जिसमें सेक्शन 1 से 31 तक कवर किया गया है, 2 शेड्यूल्स को भी कवर किया गया है। उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। सिंपल और आसान भाषा में जो है बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, एज पर सेक्शन 2I ऑफ RTI एक्ट 2005 रिकॉर्ड इंक्लूड्स। रिकॉर्ड के अंदर में क्या क्या आता है, ये भी क्वेश्चन जो है ना क्या हुआ है, रिपीट हुआ है 24 में। ठीक है, जो है 24 में क्या किया है, पहला जो है ना, पहला जो स्टेटमेंट है उसको नहीं डाला है, बाकी तीनों स्टेटमेंट को सेम रखा है। और जो है 23 में चारों स्टेटमेंट है। एनी डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल, रिकॉर्ड के अंदर ये आएगा। एनी माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, फैक्सिमाइल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, एनी रिप्रोडक्शन ऑफ इमेज और इमेजेज इम्बॉडीड इन सच माइक्रोफिल्म, एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ए कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस। तो ये चारों जो है ना, चारों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, डी, यानी रिकॉर्ड जो है ना, रिकॉर्ड में सारे इंक्लूड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, वो है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एन इंक्वायरी कैरीड आउट बाय एन इंफॉर्मेशन कमीशन। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इंक्वायरी के बारे में आ गया। इंक्वायरी किस में होता है, सेक्शन 18 में इंक्वायरी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी जो है रिपीट हुआ है क्वेश्चन 24 में भी, 23 में पूछा गया था। इट में एग्जामिन एनी रिकॉर्ड टू विच RTI एक्ट अप्लाइज, ये सही है। नो सच रिकॉर्ड कैन बी विथहेल्ड फ्रॉम इट, ये भी सही है। इंफॉर्मेशन कमीशन है द पावर्स ऑफ ए सिविल कोर्ट, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका भी आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर विल बी लायबल टू बी इम्पोज्ड ए मॉनिटरी पेनाल्टी फॉर रिफ्यूजल टू रिसीव एन इंफॉर्मेशन application, not providing information within a specified time limit, destroying information।
ये तीनों के लिए जो है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर क्या लगाया जा सकता है, पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी डी आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ना क्या है, अगर जो है एप्लीकेशन को अगर रिसीव नहीं कर रहा है, इसमें है अगर जो है CPIO इन्फॉर्मेशन को एप्लीकेशन को रिसीव नहीं कर रहा है, उसके लिए भी उसके ऊपर पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है। या इन्फॉर्मेशन देने से ही मना कर दिया है तो भी उसको पेनल्टी लगाया जा सकता है। या जो है टाइम लिमिट में नहीं दिया गया तो भी, या मिसलीडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन देता है तो भी, या जो इन्फॉर्मेशन मांगा गया उसको डिस्ट्रॉय कर देता है तो भी उसके ऊपर मॉनिटरी पेनल्टी लगाया गया है। ठीक है, मॉनिटरी पेनल्टी मैक्सिमम कितना लग सकता है, तो 25,000 लग सकता है। और एक दिन के लिए कितना लगता है, 250 रुपये लगता है। कब तक लगता रहेगा, जब तक कि वो एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर लेता है या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर देता है तब तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। जो 18 नंबर क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड एप्लीकेशन अंडर RTI एक्ट 2005, ये 24 में रिपीट हुआ है। ठीक है, इसको देखते हैं कि कौन RTI एक्ट के अंदर एप्लीकेशन को कौन कौन रिसीव कर सकता है, उसी के बारे में पढ़ना है। तो पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल, पब्लिक इन्फॉर्मेशन PIO एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल पे PIO CPIO SPIO एक ही बात है। तो जो है कौन कौन करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल पे PIO करेगा, यानी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एट द सब डिस्ट्रिक्ट और सभी डिविजनल लेवल, यानी कापियों की बात हो रही है, सापियों की बात हो रही है, यानी ये भी स्टेटमेंट सही है कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजनल लेवल पे जो एप्लीकेशन रिसीव करेगा वो कापियों सापियों करेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पे CPIO SPIO करेगा, ये सही है। और तीसरा क्या है, एनी ऑफिसर ऑफ ए पब्लिक अथॉरिटी हु इज अवेलेबल इन द अथॉरिटीज ऑफिस व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड, ये स्टेटमेंट जो है ना गलत है। अभी मैं जब जो 24 का क्वेश्चन देख रहा था तो उसमें जो है ना इसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया था, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। RTI एक्ट में जो सेक्शन 5 है, सेक्शन 5 में दिया हुआ है कि जो है CPIO क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रिसीव करेगा, कापियो जो है सब डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल लेवल पे रिसीव करेगा। पब्लिक अथॉरिटी के कोई भी ऑफिसर, पब्लिक अथॉरिटी का कोई भी ऑफिसर जो है ना RTI एप्लीकेशन को रिसीव नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में बहुत सारा ब्रांचेज है, E1 है, E2 है, एडमिन ब्रांच है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जो है कोई भी व्यक्ति जो है ना, जैसे कोई सेक्शन ऑफिसर है, अंडर सेक्रेटरी है, DS है, डायरेक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि RTI एप्लीकेशन को कोई भी रिसीव कर लेगा, SO भी कर लेगा, US भी कर लेगा, DS भी कर लेगा, ऐसा नहीं है। पब्लिक अथॉरिटी के अंदर कोई भी ऑफिसर इसको नहीं कर सकता है। कौन करेगा, जिसको CPIO अपॉइंट किया गया है। और किसको अपॉइंट किया गया है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में तो अंडर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है। जैसे जो एडमिन का US होगा वो कर सकता है, एडमिन से रिलेटेड। E1 का जो होगा CPIO वो कर सकता है। ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। तो इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट होगा वो 1 2 सही है, 3 सही नहीं है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पब्लिक अथॉरिटी और CPIO में डिफरेंस है। CPIO जो है कोई ऑफिसर का, जो कोई ऑफिसर है अंडर सेक्रेटरी लेवल का या गजटेड ऑफिसर है, उसको CPIO बनाया जा सकता है। जबकि पब्लिक अथॉरिटी के अंदर में, पब्लिक अथॉरिटी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, जैसे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सबऑर्डिनेट ऑफिस, ये सब पब्लिक अथॉरिटी होगा। पब्लिक अथॉरिटी में जो है कितने ऑफिसर होंगे, 100 200 500 1000 स्ट्रेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो सब CPIO नहीं हो सकता है। तो पब्लिक अथॉरिटी और CPIO में डिफरेंस है। आगे बढ़ते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। वो क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें है एन अप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शेल गिव द रीजन, ये भी रिपीट हुआ है। और ये कहाँ से पूछा गया है, ये पूछा गया है किसमें है, सेक्शन 6 से क्वेश्चन लिया गया है। सेक्शन 6 में ही ये दिया हुआ, सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, RTI के सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 से क्वेश्चन बनाया है, जिसमें ये है कि अगर कोई एप्लीकेंट जो है इन्फॉर्मेशन मांगने का रिक्वेस्ट देता है तो उसमें उसको रीजन देने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टेटमेंट सही है। पर्सनल डिटेल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये भी सही है। और जो है क्या दे सकता है, शैल नॉट गिव एनी रीजन फॉर इन्फॉर्मेशन
रिक्वेस्टिंग फॉर इन्फॉर्मेशन और एनी अदर पर्सनल डिटेल्स, सिर्फ क्या दे सकता है, एक्सेप्ट दोज डैट में बी नेसेसरी फॉर कॉन्टैक्टिंग हिम, कि उसको कांटेक्ट करने के लिए जितना इन्फॉर्मेशन का ज़रूरत है उतना ही, मोबाइल नंबर दे देगा, ईमेल आईडी दे देगा, उतना ही काफ़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो तीनों जो है क्या हो जाएगा, तीनों है, तीनों एक एन अप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन शेल गिव द रीजन, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रीजन वो तो देगा नहीं, ठीक है। शेल गिव द पर्सनल डिटेल्स, ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट पहला भी गलत है, रीजन देने की ज़रूरत नहीं है, उसको पर्सनल डिटेल्स भी देने की ज़रूरत नहीं है, और क्या देना है, सिर्फ कांटेक्ट करने के लिए जो केवल 3 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर इसका हो जाएगा ओनली सी, केवल 3 नंबर स्टेटमेंट इसका सही है। हमारा ये वीडियो जो है जो क्वेश्चन से जो भी है ये यहीं पे समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।